बाढ़ में गरीब माँ की बेटी की विदाई। अनीता नाम की गरीब बुढ़िया एक मिल में काम करती थी। सुबह से शाम तक भारी डिब्बों को उठाकर इधर से उधर रखती थी। वो एक भारी डिब्बों को कुली वाले ठेले से ले जा रही थी कि दीवार की टक्कर से सारा सामान गिर जाता है और ये देखकर उसका सेठ गंभीर कहता है, अरे अनीता, ये तुम कैसी बात कर रही हो? अगर इसके अंदर के सामान का नुकसान हुआ ना तो तुम्हारी पगार से काट कर यहाँ से निकाल दूंगा तुम्हें। नहीं नहीं सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए, गलती से हो गया। मुझे नौकरी से मत निकालना आप। मुझे इस वक्त पैसों की बहुत जरूरत है। मुझे अपनी बेटी पल्लवी की शादी करनी है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ सेठ जी, दोबारा ऐसी गुस्ताखी नहीं होगी। ठीक है, जल्दी से इसे समेटो, ट्रक आ गया है। जी सेठ जी। शुक्र है सेठ जी ने माफ कर दिया, वरना मैं अपनी बेटी की शादी करने के लिए पैसे कैसे जुटाती, कहाँ जाती। इस उम्र में कौन काम देता मुझे। अब की बार सारा काम ध्यान से करूंगी। फिर अनीता सामान समेट कर काम करने लगती है। शाम के 7 बज जाते हैं। अनीता काफी थक जाती है। वो जैसे ही घर जाने वाली होती है तो अपनी सहेली अमृता से कहती है, अरे अमृता, क्या हुआ तुझे? काम नहीं किया? तेरे डिब्बे अभी तक यही हैं। लास्ट ट्रक जाने वाला है। अगर सामान नहीं रख पाई तो गड़बड़ हो जाएगी। कोशिश तो कर रही हूँ अनीता, लेकिन मेरे हाथ में चोट लग गई है, जिस वजह से मैं काम नहीं कर पा रही। घर पर मेरा बेटा और बेटी इंतजार कर रहे होंगे। तू चिंता मत कर, मैं तेरा काम जल्दी खत्म करवा देती हूँ। फिर थकी हुई अनीता अमृता के काम को भी जल्दी सामान को ट्रक में रखवाती है। फिर एक एक करके सारे मजदूर वहां से चले जाते हैं और अनीता अमृता का काम भी हो जाता है और दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। इतने में अनीता की बेटी पल्लवी भी खाना बनाकर रख लेती है और दरवाजे पर तकती रहती है। आज माँ कहाँ रह गई? 9 बजने वाले हैं। कहीं माँ मुसीबत में तो नहीं है? मैं जाकर देखती हूँ। पल्लवी जैसे ही चप्पल पहनकर दरवाजे के बाहर आती है, इतने में उसकी माँ अनीता आ जाती है और वो जोर से गले लग जाती है। आप आ गई? पता है मैं कितना परेशान हो गई थी कि अभी तक आप नहीं आई हो। अच्छा हुआ, अब आप आइए, खाना खा लीजिए, कब से भूखी हैं। अरे मेरी गुड़िया रानी, मेरी इतनी चिंता मत किया कर, ठीक हूँ मैं। अमृता को मेरी मदद चाहिए थी तो उसी का काम करवाते हुए बस मुझे लेट हो गया। अच्छा। कुछ देर बाद दोनों माँ बेटी एक साथ खाना खाती हैं। फिर पल्लवी कहती है, इस उम्र में इतना काम क्यों करती हो? मुझे करने दीजिए। आपने मुझे पढ़ाया लिखाया भी है, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं आपको अभी भी परेशान ही करती हूँ। अरे अरे बेटा, ऐसा नहीं कहते। मैं जो भी कर रही हूँ तेरे लिए कर रही हूँ। आखिर तेरी शादी मुझे बहुत अच्छे से जो करवानी है। तेरी शादी में कोई भी कमी नहीं करना चाहती और तुझे काम इसलिए नहीं करने दे रही क्योंकि तेरा ब्याह होने वाला है। मैंने पंडित जी से एक लड़के के लिए बात की है। अच्छा नहीं लगता कुंवारी लड़की कमाने जाए। माँ, ये सब पुरानी बातें हैं, आजकल सब लड़कियां काम करती हैं। हाँ हाँ पता है मुझे। अगले दिन अनीता फैक्ट्री में जाने से पहले पंडित जी से अपनी बेटी के रिश्ते की बात करती है। पंडित जी, क्या हुआ? जो आपने लड़का बताया था उसके घर वाले राजी हैं? वैसे तो मेरा दिल नहीं कर रहा अपनी बेटी को गांव से शहर भेजने का, पर ये उसके भविष्य के लिए अच्छा है। अरे अनीता बहन, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी को बहुत अच्छा ससुराल मिलेगा। वसुंधरा जी और उनके बेटे हितेश को मैं अच्छे से जानता हूँ, बहुत अच्छे हैं। शादी के लिए मान गए हैं वो। कल वो आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आ रहे हैं। पंडित जी सच? ये तो बहुत अच्छी खबर दी आपने। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। फिर अनीता मेहनत करके फैक्ट्री में काम करती है। अगले दिन वसुंधरा अपने बेटे को लेकर अनीता के घर पहुँचती है, जहाँ वसुंधरा पल्लवी को शगुन की चुन्नी उड़ाती है। दोनों परिवार में शादी की तारीख तय हो जाती है। अच्छा अनीता बहन, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। शादी बहुत धूमधाम से होगी, आएंगे हम बारात लेकर। अब वसुंधरा जी, आपने जो कहा मैं उसका सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। जैसी आपकी इच्छा समधन जी। फिर 1 महीने तक बहुत अच्छे से वो काम करती है और अपने जेवर को गलाकर अपनी बेटी के लिए नए जेवर बनवा लेती है और कुछ पैसे डालकर नए जेवर साड़ी ले आती है। वहीं शादी के दिन नजदीक थे और पल्लवी के हाथों में हितेश के नाम की मेहंदी लग रही थी। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कहीं सखियां अब कलियां
हाथों में खिलने वाली हैं, तेरे मन को जीवन को नई खुशियाँ मिलने वाली हैं। आपको छोड़कर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। अरे पागल, हर लड़की को अपना बाबुल छोड़कर कभी ना कभी तो जाना पड़ता है। तू बहुत खुश रहेगी अब। देख कितनी अच्छी मेहंदी रची है। 2 दिन में पल्लवी के हल्दी की रस्म भी हो जाती है और अनीता ने अगले दिन अपने घर के बाहर छोटा मोटा टेंट लगवाकर शादी की सजावट करवाई थी। अरे ये सब क्या हो रहा है? अभी तक आपने यहाँ पर फूल नहीं लगाए हैं। वो इतने अमीर लोग हैं, अगर ठीक से सजावट नहीं करी तो क्या सोचेंगे? वैसे भी मैं गरीब हूँ। अरे अनीता बहन, क्यों परेशान होती हो? तुम्हारी बेटी की बहुत अच्छे से शादी होगी और विदाई भी। बस हो गया सारा काम। अरे गज्जू भाई, हलवाइयों ने खाना बनाना शुरू कर दिया। 3 घंटे में मेहमान आ जाएंगे। कुछ हुआ ही नहीं है, ऊपर से मौसम गड़बड़ हो रहा है। अरे फिक्र मत कीजिए, तब तक खाना बन जाएगा। फिर गरीब माँ शादी की सजावट देखने के बाद अपनी बेटी को दुल्हन के जोड़े में तैयार करती है और अपने काजल का तिल उसके लगा देती है। मेरी बिटिया तो बहुत प्यारी लग रही है, नजर ना लगे। कुछ देर बाद नाचते गाते हुए बारात आ जाती है, जहां अनीता अपने दामाद की नाक खींचकर आरती करती है। उसी वक्त तेज तेज हवाएं चलने लगती हैं, जिससे सजावट के फूल खराब हो जाते हैं। अरे ये क्या हो गया? एकदम से इतनी तेज आंधी, सब बर्बाद होते होते रह गया। अरे माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, हवा तेज चल रही है, मौसम भी अच्छा है। बेटा डर लग रहा है, कहीं बारिश हो गई तो सब बर्बाद हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से जुटाया है शादी का सामान। आप निश्चिंत रहिए अनीता जी। जजमान, शादी का मुहूर्त हो रहा है, दूल्हा दुल्हन को मंडप में लाया जाए। वैसे भी मौसम का मिजाज बिगड़ रहा है। फिर पंडित के कहने पर दूल्हा दुल्हन मंडप में बैठते हैं, जहां उनकी शादी के मंत्र पढ़े जाते हैं। इतने में तेज हवा के साथ बारिश भी होने लगती है, जिससे थोड़े बहुत सजावट और खराब हो जाती है। हे भगवान, मेरी बेटी की शादी में बारिश शुरू हो गई। ये सारा सामान गिर गया, टेंट भी उखड़ने को आया। क्षमा कीजिएगा वसुंधरा जी। अरे अब तो बिजली भी कड़क रही है। अनीता जी, हमें शादी करवाकर जल्दी विदाई करनी चाहिए। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। जी समधन जी, मेरी बेटी के फेरे रहते हैं, मैं तिरपाल लगवाती हूँ। फिर अनीता अपने लोगों से कहकर मंडप के ऊपर तिरपाल लगवाती है। फिर बच्चों की शादी फेरों के साथ संपूर्ण होती है। इतने में तेज बारिश से वहां बाढ़ आ जाती है, जिसमें वो मंडप बह जाता है और दूल्हा दुल्हन आसपास के लोग बचने के लिए जगह ढूंढते हैं और एक ऊंचे पुल पर आ जाते हैं। अरे समधन जी, अचानक से ये बारिश कैसे आ गई? मुझे लगता है बांध टूट गया है, इसलिए बाढ़ आ गई। अभी भी देर नहीं हुई है, आगे का रास्ता साफ है, लड़के वाले निकल सकते हैं। अनीता बहन, अपनी बेटी की विदाई कर दो। हाँ अनीता, यही सही मौका है। अपनी बेटी की विदाई कर दे, वरना बाढ़ सब कुछ खत्म कर देगा। नहीं नहीं, मैं कुछ भी खराब नहीं होने दूंगी। मैं विदाई की तैयारी करती हूँ। अमृता, थोड़ी चावल देना। ले पल्लवी बेटा, इन चावल को अपनी माँ की झोली में पीछे की ओर डालते हुए आगे बढ़ो। माँ, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। मुझे भी बेटा। दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले लग कर रोते हैं। फिर पल्लवी उन चावलों को अपनी माँ की झोली में पीछे की ओर फेंकती है और ऐसे करके वो कार में बैठ जाती है। अच्छा समधन जी, अब हम चलते हैं। आज से आपकी बेटी हमारी हुई और आप अपना ख्याल रखना, हमें निकलना होगा। फिर वसुंधरा और उसके बहू बेटे कार में बैठकर पुल की ओर से रवाना हो जाते हैं और बचे हुए लोग भी अपनी जान बचाकर भागते हैं। इस तरह एक गरीब माँ अपनी बेटी की बाढ़ में नम आंखों से विदाई कर देती है, जहाँ ससुराल पहुंचकर उसकी बेटी खुशी खुशी रहने लगती है। ज्वाला अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। ज्वाला की बहू मीना बहुत काली और गरीब थी, इसलिए ज्वाला उसे पसंद नहीं करती थी। बहू, बहू, अरे ओ काली बहू। जी माँ जी। खाना बनाने का होश नहीं है तुझे? अरे काली माई, अपनी ससुराल की जिम्मेदारियों को तो ठीक से निभाया कर। ना जाने तेरे ससुर को तुझ में क्या दिखाई दिया था जो वो तुझे ले आए। ज्वाला ने बिना बात ही मीना को बहुत सुनाया। मीना बेचारी चुपचाप उसकी बातों को सुन रही थी। मीना का हमदर्द उस घर में बस उसका ससुर ही था, लेकिन वो भी काम से शहर से बाहर गया हुआ था। सासू माँ, आप मुझसे इतना चिढ़ती क्यों है? क्या गरीब या काले रंग का होना खता है? अच्छा, तो अब तू मुझसे जुबान चलाएगी? बोल। रुक जा, मैं अभी गौरव को बुलाती हूँ।
ज्वाला अंदर ही अंदर मीना की वजह से जल रही थी। उसने छोटी सी ही बात पर गौरव को फोन मिला दिया। क्या हुआ माँ? अब क्या ही बताऊं बेटा, तेरी पत्नी ने तो मेरा जीना मुश्किल करके रख दिया है। ये हमेशा मुझसे लड़ती और जुबान चलाती रहती है। तुम्हारी ये मजाल मीना कि तुम मेरी माँ से जुबान चलाओ। अरे मुझे खुद से और भी ज्यादा नफरत करने पर क्यों मजबूर कर रही हो? एक तो पहले ही तुम इतनी काली हो, इसलिए मुझे तुम पसंद बिल्कुल नहीं हो। ऊपर से तुम मेरी माँ से ऐसे जुबान लड़ाओगी। गौरव जी, बस, मुझे तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुननी है। आज से मैं ये फैसला करता हूँ, माँ आप ऊपर वाले कमरे में रहोगी और तुम काली मीना तुम नीचे वाले कमरे में रहना, समझी? ज्वाला मन ही मन खुश होने लगी। ज्वाला ने बेचारी मीना को उसी के पति की नजरों में बहुत बुरा बना दिया था। चल चल काली माई, अब तू अपना सामान नीचे ले आ। वैसे भी मेरा तो तुझे देख देख कर जी सा मचला जा रहा है। ऊपर जाकर थोड़ी ठंडी हवा लूंगी। बेचारी मीना आंखों में पानी लिए अपना सारा सामान ऊपर से नीचे ले आई। मीना को नीचे रहते हुए लगभग 1 महीना बीत चुका था और उसे बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। मेरे कपड़े तो धुल गए हैं, अभी इन्हें फैला आती हूँ। वैसे तो माँ मुझे कभी भी ऊपर कपड़े सुखाने नहीं देती है, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ। मीना टब भरकर कपड़े ऊपर ले जाने लगी कि तभी, अरे काली कलूटी, अपने मनहूस कदम लेकर कहाँ घुसी चली आ रही है? वो माँ, मैं कपड़े फैलाने। 1 महीना हो चुका है तुझे नीचे रहते हुए, लेकिन फिर भी तेरे कोई बात शायद समझ ही नहीं आती है। माँ जी, उसमें गौरव जी के कपड़े हैं जो सूखने जरूरी है। प्लीज मुझे सिर्फ उनके कपड़े छत पर फैलाने दीजिए। तेरे बात समझ में नहीं आती है क्या? ज्वाला ने मीना के हाथों से कपड़ों से भरे टब को छीन लिया और उसे नीचे गिरा दिया। मीना के सारे धोए हुए कपड़े फिर से मैले हो गए। माँ, ये आपने क्या किया? दिखता नहीं है क्या जो पूछ रही है? चल अब निकल यहाँ से। बेचारी मीना दुखी होकर लौट आई और उसे दोबारा से सभी कपड़ों को धोना पड़ा। इसी तरह से रोज दिन बीत रहे थे। ज्वाला ऊपर रहते हुए भी मीना को चैन से नहीं रहने देती थी। एक दिन बहुत जोरों की बारिश आई और नीचे के पूरे घर में पानी ही पानी भर गया। अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? पानी इतना ज्यादा था कि मीना की आधी टांगे उसके अंदर डूब रही थी। ज्यादा तेज बारिश की वजह से आसपास के नाले भर गए थे और उन्हीं का पानी इकट्ठा होकर मीना के घर में आ चुका था। क्या मुझे मम्मी जी से मदद मांगनी चाहिए? रहने देती हूँ, कोई फायदा नहीं है। बेचारी मीना अपने बेड पर बैठ गई और बारिश के रुक जाने पर पानी के उतरने का इंतजार करने लगी। हे भगवान, ये सारी मुसीबतें एक साथ ही क्यों आती है? मीना ने घंटों ऐसे इंतजार किया, लेकिन ज्वाला ने उसे एक बार भी ऊपर आने को नहीं बोला। शाम तक बारिश का पानी उतरा और फिर मीना सफाई करके खाना बनाने लग गई थी। मीना बस खाना बनाने ही गई थी कि तभी गौरव घर आ गया। मीना, जल्दी से खाना लगा दो। वो गौरव जी, अभी खाना तैयार नहीं है। क्या तुम सारा दिन करती क्या हो? नीचे से ऐसी आवाजें सुनकर ज्वाला के कान खड़े हो गए और मसाला मारने के लिए वो जाल से चिल्लाकर बोली, अरे बेटा, तेरी पत्नी सारा दिन बस बिस्तर पर पड़ी हुई थी। मीना, क्या सच बोल रही है माँ? मेरे समझ नहीं आता कि मेरे बाबा को तुम्हारे अंदर कौन सी अच्छाई नजर आई थी। मेरी बात सुनिए गौरव जी। मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैं जा रहा हूँ बाहर खाना खाने। गौरव गुस्से में वहां से चला गया। मीना बेचारी बहुत दुखी थी और ज्वाला ऊपर चाय की चुस्कियां लेते हुए ये सारे मंजर का मजा ले रही थी। काली माई, तुझे अगर मैंने मेरे बेटे की जिंदगी से दफा न कर दिया तो मेरा नाम भी ज्वाला नहीं। इसी तरह से समय बीत रहा था। ज्वाला गौरव के मन में मीना को लेकर बहुत सारी गलतफहमियां और झूठी बातें भर चुकी थी, जिसकी वजह से गौरव भी मीना को बहुत बुरी और गलत समझने लग गया था। वो हमेशा मीना से लड़ता और उसे बुरा भला बोलता था। तुम ना जाने मेरी जिंदगी में क्यों आ गई हो। ना तो तुम मेरी माँ को चैन से जीने देती हो और ना ही मुझे। गौरव जी, माँ झूठ बोलती है, मेरा यकीन कीजिए। हाँ, सभी झूठे हैं, बस एक तुम ही तो सच्ची हो, है ना? गौरव इसी तरह से रोज मीना से लड़ाइयाँ करता रहता था। एक दिन गौरव काम से थोड़ा जल्दी आ गया और वो बस घर आ ही रहा था कि तभी उसने दरवाजे पर रुककर कुछ देखा। मीना बेचारी घर की सफाई कर रही थी कि तभी ज्वाला ने ऊपर जाल में से अपना सारा कचरा मीना के आंगन में फैला दिया था। ये आपने क्या किया? चल चल साफ कर इसे, मुझसे जुबान मत चला, समझी? वरना आज भी मुझे तेरे घर में लड़ाई करवाने में समय नहीं लगेगा। बेचारी मीना दुखी हो गई और अपने होठों को सिलकर उस कचरे को साफ करने लगी। वैसे अपने बेटे के दिमाग में मैंने तेरे लिए काफी नफरत तो भर ही दिया है। बस कुछ दिनों की ही बात और है,
अगर एक बार भी मैंने उसे तेरे बारे में कुछ बता दिया ना, तो वो तुझे इस घर में हरगिज नहीं रहने देगा, समझी? बस मैं ही तेरे ऊपर रहम कर रही हूँ। ज्वाला बन बन कर ये बातें बोलने लगी, लेकिन बेचारी मीना आंखों में आंसू लिए बिल्कुल चुप थी। अरे काली, क्या हुआ? मुंह में दही जमा ली है क्या? चल, जो भी हो, मेरे लिए एक कप बढ़िया सी चाय बना कर ला। ज्वाला ऊपर से ही मीना पर हुक्म चला रही थी। मीना ने उसकी बातें सुनी और खामोशी से चाय बनाने लगी कि तभी, अरे आप कब आए? तुम क्या करने जा रही हो? कुछ नहीं, मैं बस माँ के लिए चाय। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। क्या? मैंने सब सुन लिया है। मुझे माफ कर दो मीना, मैं तुम्हारे बारे में बहुत गलत था। मेरी माँ ने बिना वजह मेरे मन में तुम्हारे लिए जहर भर दिया था, लेकिन आज मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ भगवान का कि मेरे सामने मेरी माँ का असली चेहरा आ गया। अब तुम्हें यहाँ पर और घुटने की जरूरत नहीं है। आओ मेरे साथ आओ। गौरव की बातें सुनकर मीना की आंखें भर आई। गौरव मीना को हाथ पकड़कर ऊपर अपनी माँ के पास ले गया। क्या हुआ बेटा, तू इस कल्लो को क्यों लाया है? चुप कीजिए माँ, मैं नहीं जानता था कि मेरी खुद की माँ इतनी ज्यादा खुदगर्ज है, लेकिन अब और मैं आपकी बातों में नहीं आऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब से मीना यहीं ऊपर वाले फ्लोर में रहेगी। अगर आपको मंजूर हो तो ठीक है, वरना आप नीचे जाकर रह सकते हो। गौरव की बातें सुनकर ज्वाला हैरान रह गई और उसे ना चाहते हुए भी मीना को अपनाना पड़ा। अब ज्वाला जान चुकी थी कि उसकी दाल नहीं गलने वाली है। कुछ दिनों तक मीना के साथ प्यार से रहने पर ज्वाला को भी उसका बर्ताव पसंद आने लगा और इसी तरह से सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे।